नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट अनिकेत दीक्षित आज लेकर आया हूं यूबी मीडिया की खास पेशकश हमारे लीगल दोस्त के साथ। हमारे आज के जो खास मेहमान हैं वो हैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर, काफी जाने माने प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं मिस्टर सुभाष चंद्र सोनी जी। सर, आपका स्वागत करता हूं हमारे शो में। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल आ चुका है और कई जनता के ऐसे सवाल हैं जो लीगली वो उनसे परिचित नहीं होते। तो आज हम आपसे कुछ सवाल करके अपनी जनता के डाउट क्लियर करेंगे सर। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि ऐसे कौन से हालात हैं, ऐसे कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जिसमें एक प्रत्याशी का नॉमिनेशन डिस्क्वालीफाई हो सकता है? देखिए, ऐसा है कि भारत के अंदर जो चुनाव होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक संसद का चुनाव अलग होता है जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। वो अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों के होते हैं। अपर हाउस राज्यसभा और लोअर हाउस जो है लोकसभा। और हर एक स्टेट का असेंबली इलेक्शन भी होता है और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली होता है और हाउस ऑफ लेजिस्लेचर काउंसिल होता है। इन सभी में जितने भी कैंडिडेट भाग लेते हैं, जो एमपी, एमएलए, एमएलसी का चुनाव लड़ते हैं, तो उनके लिए एक एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। उसके तहत ही सारी प्रक्रियाएं, सारी चीज़ें चुनाव को लेकर, कैंडिडेट का क्वालिफिकेशन क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा, उसके ऑफेंसेस क्या होंगे, इलेक्शन कमीशन की भूमिका क्या होगी, पब्लिक की भूमिका क्या होगी, कैंडिडेट की ड्यूटीज़, कैंडिडेट की लाइबिलिटीज़ क्या होगी, ये सभी कुछ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत से रिलेवेंट चैप्टर हैं, बहुत से रिलेवेंट प्रोविज़न हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उससे भी लिया जा सकता है। और भी कई तरह के कानून भी हैं जो समय समय पर पार्लियामेंट द्वारा पास किए जाते हैं, समय समय पर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पास किए जाते हैं। अब हम बात, आपने जो सवाल किया है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या होगा किसी कैंडिडेट का जो कि एमपी या एमएलए का चुनाव लड़ रहा है ना। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अगर आप देखें पार्ट 3 में, चैप्टर 3 में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, उसमें सेक्शन 8, जो धारा 8 है, वो बताती है कि एक कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई किन किन हालातों में हो सकता है। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का जो धारा 8 है उसमें बहुत क्लियर लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट किन दशाओं में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसमें लिखा है कि दोष सिद्धि मतलब कन्विक्शन, सर्टन ऑफेंसेस में अगर उसको कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन भी दो तरह से बताया गया है। एक तो अगर केवल फाइन लगता है, उसका कन्विक्शन में केवल फाइन लगता है, तो उस समय वो कन्विक्शन की डेट से ही 6 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर उसको इम्प्रिजनमेंट है मतलब कारावास है, तो जिस दिन उसको कन्विक्शन होगा, जिस दिन उसको किसी भी माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि होगी, उस दिन से वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और जब वह बाहर आएगा, कारावास से बाहर आएगा, उस बाहर आने की तारीख से अगले 6 वर्ष तक के लिए वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इसमें भी सर्टन ऑफेंसेस में कन्विक्शन लिखा है, सभी ऑफेंसेस में नहीं। तो सर्टन ऑफेंसेस कई हैं, जैसे भ्रष्टाचार में हो गया, जैसे कि रेप केस में हो गया, जैसे कि कम्युनल या दंगा भड़काने के लिए हो गया या दंगा करवाने के लिए हो गया। इस तरह से कई सारे ऑफेंसेस की कैटेगरी दी गई है, जिसमें अगर उसको फाइन होता है, जैसा मैं बता चुका, या कारावास होता है, उस तरीके से उसको जो है डिस्क्वालीफाई किया जाएगा या किया जा सकता है। अब जैसे इसमें जो सेक्शन 9 है इसी एक्ट का, उसमें ऐसा बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि जैसे कोई व्यक्ति पहले भारत सरकार या राज्य सरकार में नौकरी में था और अगर उसमें डिसलॉयल्टी है या करप्शन है और उसके लिए वो दोष सिद्धि पाया गया है ना, तो उस दोष सिद्धि के आधार पर भी
उसको वही सेम चीज लागू होगी जैसे कि उसको कारावास या फाइन के टाइम पे लागू होता है। इसमें देखिए एक और है कि कोई भी व्यक्ति इस देश के अंदर जब तक दोष सिद्धि ना हो तब तक वो बेगुनाह ही माना जाता है ना? एज पर हमारा जो लॉ है, जो संविधान है, उसमें उसको राइट टू हियर मतलब सुने जाने का अधिकार दिया जाएगा, वो कोई भी कैंडिडेट हो। तो इसमें आगे मैं कहना चाहूँगा कि इसी एक्ट का जो सेक्शन 10 ए है उसमें ये भी क्लियर लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति जिसने चुनाव के खर्चों का हिसाब नहीं दिया है उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसमें निर्वाचन आयोग को भी ये अधिकार दिया गया है कि वो निर्हरता जो डिस्क्वालिफिकेशन की कालावधि है, जो उसका ड्यूरेशन है डिस्क्वालिफिकेशन की, वो कम ज़्यादा कर सकता है एज पर लॉ। सर जैसे निर्भरता को चुनाव आयोग डिस्क्वालीफाई कर सकता है, यहाँ क्या हमें जुडिशरी और चुनाव आयोग का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है कभी कि जुडिशरी ने अगर कालावधि बढ़ाई हुई है और उसे चुनाव आयोग कम करे, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है? देखिए जुडिशरी से आपका तात्पर्य ये है कि हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया है तो चुनाव आयोग क्यों ही आगे जाएगा? ओके। क्योंकि सभी तो जुडिशरी के अधीन है। देखिए जहां तक सवाल है चुनाव आयोग की और माननीय सुप्रीम कोर्ट की, तो अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो चुनाव आयोग को राइट्स है अपील करने का, रिव्यू पिटिशन फाइल करने का, क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करने का। और लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपना वैसा ही बरकरार है जैसे पूर्व आदेश है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ही मान्य होगा। और रही बात इस देश की, तो इस देश में 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट ये है व्यवस्थापिका लेजिस्लेचर, स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल, एंड दूसरा है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में हो गया लोकसभा, राज्यसभा। ये व्यवस्थापिकाएं हैं, ये कानून बनाती हैं, ठीक है। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसको कार्यपालिका कहते हैं, वो कानून का पालन करवाती है, उसको संचालित करती है, उसको एक एग्जीक्यूशन लेवल पे लेके आती है। और जुडिशरी का जो काम है वो देखती है कि किसी के साथ गलत तो नहीं हो रहा, सभी के साथ न्याय तो हो रहा है, न्याय किसी भी सूरत में बरकरार तो है। जुडिशरी जो है संविधान की रक्षक है। संविधान के अनुसार, संविधान में लिखी गई प्रावधानों, नियमों, कानूनों के अनुसार इस देश में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का संतुलन बना तो है, सभी को न्याय तो मिल रहा है। ये सभी काम जो है जुडिशरी का देखने का है। अगर जुडिशरी को लगता है कि कोई चीज संविधान के अगेंस्ट है तो जुडिशरी उसको एबॉलिश कर सकती है, जुडिशरी को पावर है। ओके सर, मान लीजिए कभी कोई प्रत्याशी ऐसा आगे चल के फॉल्स एफिडेविट दे देता है, सबमिट करता है, तो क्या इसके लिए भी जुडिशरी या फिर लीगल उसमें एफिडेविट, फॉल्स एफिडेविट के लिए पेनल्टी या कोई ऐसा सजा का प्रावधान है? देखिए ऐसा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में कुछ धाराएं या कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिसमें हर एक कैंडिडेट जो एमएलए या एमपी का चुनाव लड़ रहा है उसको एफिडेविट देना मैंडेटरी है। जैसे इसका धारा है 33A और 33B और 125A। तो 33 और 33A और B जो है ये कहता है कि आपको अपनी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो भी चुनाव आयोग मांग रहा है और वो आपको देना जो है कंपलसरी हो, मैंडेटरी है। अगर आप वो इंफॉर्मेशन, वो सूचनाएं जो आपको देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, अगर आप छिपा लें या ना बताएं और आपको पता है कि ये बताना चाहिए, तो 125A यही कहता है कि 6 महीने का कारावास है उस कैंडिडेट को फॉल्स एफिडेविट देने के लिए। फॉल्स एफिडेविट का एक पूरा फॉर्मेट होता है जो कि हर एक एमपी या एमएलए के उम्मीदवार को देना पड़ता है और वो मैंडेटरी प्रोसीजर है। बगैर उसके आप नॉमिनेशन
फॉर्म भी नहीं भर सकते। तो देना तो जरूरी है, और अगर फॉल्स निकलता है कभी भी तो 6 महीने का सजा तो है ही है उसमें। जैसे सर कन्विक्शन हो जाता है तो फिर वो ही रिटर्निंग प्रोसेस में आते हैं कि हाँ, कन्विक्शन हुआ, उसका नामांकन रद्द हुआ, हाँ। फिर वो सजा के 6 साल बाद ही जब वो जेल से अगर रिहा हुआ। कारावास हुआ तो अगर कारावास हुआ तो उस कारावास को कन्विक्शन जो डेट है उस दिन से ही वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा और जिस दिन वो छूट कर बाहर आएगा उस दिन से 6 वर्ष तक। 6 वर्ष तक। और अगर फाइन लगता है तो फाइन जिस दिन लगा है, जिस दिन कन्विक्शन है, उससे 6 वर्ष तक। फिर नियम वही चलेगा। ओके सर। सर फॉर एग्जाम्पल दो प्रत्याशी आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, हम चुनाव के माहौल में देखते ही हैं यूजुअली। सर जैसे आरोप प्रत्यारोप में कोई प्रत्याशी किसी दूसरे प्रत्याशी पर मानहानि का केस लगा देता है, तो क्या कोर्ट इस चीज को देखेगा कि उसको वो चुनाव के दौरान ही सुलझाने की कोशिश करता है कोर्ट, या फिर एज यूजुअल कोर्ट की जो लंबी प्रोसेस होती है कोर्ट उसको खींचता है मामले? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो आप समझिए कि मानहानि है क्या, है ना? इस देश में जो मानहानि है वो 2 तरह से प्रोसीड होती है ना? एक होती है क्रिमिनल, एक होती है सिविल। सिविल मानहानि में क्या होता है कि जब आप जिसने आपके खिलाफ कोई मानहानिकारक शब्द कहे हो, बोला हो या लिखा हो, अगर आप सिविल में ये दावा करते हैं तो वहां पर आपको एक दीवानी सिविल केस फाइल करना होता है, जहां पे आपको कंपनसेशन, डैमेजेस वगैरह आप कंसर्न कोर्ट से मांग सकते हैं, है ना, संबंधित न्यायालय से। और सेम यही चीज अगर आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जाते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कंपनसेशन का प्रावधान नहीं है, वहां सजा का प्रावधान है। अगर साबित हो जाता है कि आपके खिलाफ किसी ने कुछ बोला है, कहा है, या मानहानिकारक कोई शब्द लिखा है, या कुछ ऐसा किया है जिससे आपकी मानहानि हुई है, तो क्रिमिनल कोर्ट जो है उसको सजा का प्रावधान है, अगर वो दोष सिद्धि पाया जाता है तो। अब होता क्या है कि चुनाव में अपोजिट जो कैंडिडेट्स होते हैं वो एक दूसरे के प्रति कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप का चलता रहता है। तो आरोप प्रत्यारोप का ऐसा है कि चाहे वो चुनाव के दौरान हो या चुनाव के बाद हो या चुनाव के पहले, जो मानहानि का केस है वो तभी लगेगा जब आपकी मानहानि हुई हो, और ये साबित करने का, नहीं करने का जो भार है वो उसी कैंडिडेट पर होता है, उसी व्यक्ति पर होता है जिसकी मानहानि हुई है। अब बात करते हैं कि जो जुडिशरी है वो जल्दी डिसाइड करती है या पहले डिसाइड कर, मतलब जल्दी डिसाइड करती है या बहुत देर लगाती है। ये डिपेंड करता है प्रोसीडिंग पर कि कोर्ट में कितने केसेस हैं, कितना समय है। देखिए, कई फैक्टर होते हैं, जल्दी प्रोसीडिंग और लेट प्रोसीडिंग के कई फैक्टर होते हैं। कोई भी उसके लिए ऐसा जिम्मेवार होता नहीं है, कोई स्ट्रेट जैकेट फार्मूला नहीं है कि कोई चीज जल्दी हो या कोई चीज देर में हो, वो अपने समयानुसार चलती रहती है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट सुभाष चंद्र सोनी जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लोगों से हमारा आग्रह है कि जुड़े रहे हमारे चैनल लीगल दोस्त के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।